चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को हम लोग, जो कि इस बार का बिहार बोर्ड 2022 के बायोलॉजी का जो प्रश्न आया है उसके सारे प्रश्नों का मैं आंसर करता हूं। आप देखें एक एक करके यहाँ पर। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। न्यूक्लिक एसिड इज फ्रेगमेंटेड बाय विच एंजाइम, यानी न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए है ना, या आरएनए, इसको किस एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है। तो हम लोग जानते हैं इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर न्यूक्लिएज के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, न्यूक्लिएज एंजाइम हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख और व्हेल के फ्लिपर ये क्या चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं। यानी ह्यूमन हैंड है, विंग ऑफ बैट है और फ्लिपर ऑफ व्हेल है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब में क्या होता है, सबके सब ये समजात अंग है ना। ये सबके सब क्या है, ये समजात अंग है, यानी होमोलोगस ऑर्गेन होता है। ये वैसे अंग होते हैं जिसकी संरचना समान होती है, लेकिन कार्य जो है इसके अलग अलग होते हैं, है ना। आप इन सबको देखेंगे तो सब में यही स्थिति दिखाई पड़ेगी। सब में जो हड्डियां है उसकी संख्या और उसका अरेंजमेंट दोनों लगभग एक जैसा है, और लेकिन काम क्या है, सबके अलग अलग होते हैं। मनुष्य का हाथ किसी और काम में आता है, चमगादड़ का पंख अलग काम होता है, व्हेल का फ्लिपर अलग काम में आता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समजात अंग होगा, यानी होमोलोगस ऑर्गेन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसे कहता है प्राइमर्स के बंधने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पीसीआर टेक्निक में 3 स्टेप की प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया जो होती है वो डिनेचुरेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें कि अधिक गर्म जब किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड उसका टूट जाता है। और दूसरी प्रक्रिया जहाँ पर कि प्राइमर जुटता है उसको हम लोग कहते हैं एनेलिंग कहते हैं, है ना। और उसके बाद थर्ड प्रक्रिया एक्सटेंशन की होती है। तो यहाँ पर दूसरी प्रक्रिया के बारे में पूछा गया कि प्राइमर्स के बंधने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग एनेलिन कहते हैं, यानी एनेलिंग, या फिर तापानुशीतन कहते हैं। ये दूसरे हो गए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरडीटी का साधन नहीं है। आरडीटी का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर संवाहक है, इंट्रॉन्स है, प्रतिबंधन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। अगर आप इसमें देखें तो संवाहक की भी आवश्यकता होती ही है, इंट्रॉन्स की आवश्यकता नहीं होती है ना। ये नॉन कोडिंग डीएनए का पार्ट होता है। ये तब होता है जब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एचएनआरएनए बनता है। तो एचएनआरएनए में 2 पार्ट्स रहते हैं अल्टरनेटिवली, एक एक्सॉन दूसरा इंट्रॉन। तो यहाँ पर एक्सॉन रह जाता है और इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है, जिसको हम लोग आरएनए स्प्लिसिंग कहते हैं। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा इंट्रॉन्स होगा, ये इसका पार्ट्स नहीं है। जबकि प्रतिबंधन एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, और ये पॉलीमरेज एंजाइम भी इसका पार्ट्स है। तो हमारा राइट आंसर कौन जो होगा, इंट्रॉन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है। जानते हैं ये एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है जो पीसीआर तकनीक में काम आता है, जहाँ पर कि जो आरएनए जो प्राइमर बनता है वहाँ पर, है ना, उसका एक्सटेंशन कराने में ये काम आता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके एक्सटेंशन करता था। जोड़ने के लिए अत्यधिक तापमान पर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसे एंजाइम की आवश्यकता होती है जो हीट से रेसिस्टेंट हो, यानी हीट का उस पर असर नहीं पड़ता हो, और ऐसा एंजाइम टैक पॉलीमरेज एंजाइम है। और ये प्राप्त होता है हमारा किससे, थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से पाया जाता है, यानी इसका ए नंबर जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का विश्लेषण किया जाता है, चूँकि एमनियोटिक फ्लूइड में ही जो बच्चे का सेल्स होता है वो रहता है, और उसी का एनालिसिस करके क्रोमोसोम से संबंधित
विकारों का पता लगाया जाता है। यानी यहाँ पर सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा, यानी एमनियोटिक फ्लूइड। अगला क्वेश्चन है इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है ना। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है कि एंथर के परिपक्व होने से पहले ही उसको वहाँ से हटा लेने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इमैस्कुलेशन। और यह जो है संकरण के लिए किया जाता है ना। संकरण की प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है कि इमैस्कुलेशन पहले किया जाए, क्योंकि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वहाँ पर दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन मौजूद होंगे, एंथर भी होगा और इसके अलावे स्टिग्मा भी होगा। तो चूंकि हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करा के क्रॉस पॉलिनेशन वहाँ पर कराना होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए हमें वहाँ से एक पार्ट्स को हटाना पड़ता है, यानी मेल को हम वहाँ से हटा देते हैं, और वो भी उसके मैच्योरिटी के पहले ही। तो यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिमिक्री की उपयोगिता क्या है ना। मिमिक्री प्रायः यह छिपने के लिए किया जाता है ना, अपना बचाव करने के लिए किया जाता है। तो कई प्रे के पास जो होता है, जो शिकार होता है जिस जीव का, उसके पास प्रकृति ने ऐसी खूबियां दी है जो अपन उसके बचाव में काम आती है। इसको हम लोग कहते हैं प्रेडेशन। नेक्स्ट है कवक मूल एक सहजीवी रूप है। तो कवक मूल यानी कि माइकोराइजा, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें कि फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स पाया जाता है ना। इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कवक और पौधों की जड़ों के बीच का जो सहजीविता का संबंध होता है उसको हम लोग कहते हैं कवक मूल। फिर है पारस्परिक आश्रय होता है। पारस्परिक आश्रय का मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इकोलायर मनुष्य के बीच है, तितलियों और फूलों के बीच है, जो क्लोराहाइड्रा और हर्मिट करती है। तितलियों और फूलों के बीच जो होता है बटरफ्लाई एंड फ्लावर, इसमें दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है। बटरफ्लाई भी उसको अपने भोजन के लिए फ्लावर पर निर्भर रहना पड़ता है, और फ्लावर भी को अपने पॉलिनेशन के लिए बटरफ्लाई पर निर्भर रहना पड़ता है। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है, जबकि यह सभी जो है कॉमेंसलिज्म का उदाहरण है, जिसमें कि एक को फायदा होता है, दूसरे को इससे कोई असर नहीं पड़ता है। तो हमारा जो सही जवाब होगा ये बी नंबर होगा। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच होता है वो 5.6 से कम होता है ना, यानी कि इसका ए नंबर सही आंसर होगा। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग को अगर देखें तो इसमें मेनली क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं, है ना, प्लस इसमें जो है ओजोन होते हैं, जो कि इसी के कारण ओजोन बनते हैं, और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, इसका कॉम्बिनेशन ये होता है। और कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर देखें ऑप्शन को तो SO2 है, पैन है, धुआं। SO2 तो नहीं पाया जाता, लेकिन प्राइमरी जो स्मॉग होता है वो उसमें होता है, लेकिन फोटोकेमिकल स्मॉग SO2 नहीं होता है, ये नहीं होगा आंसर। SO3 पैन नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर तो है, लेकिन SO3 के कारण ये आंसर गड़बड़ आ रहा है। SO2 CO2 और हाइड्रोकार्बन ये नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता नहीं है। ओजोन होता है हाइड्रोकार्बन तो, लेकिन SO2 नहीं होता, ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी राइट आंसर नहीं लगता है, शायद मिस्टेक से ये हो सकता है, या फिर ये इसका आंसर होता। अगर ये ओजोन रहता तो ये राइट आंसर होता, है ना। और यहाँ पर की अगर बात करें डी नंबर की बात करेंगे तो डी नंबर में भी ओजोन है, हाइड्रोकार्बन ये तो है, लेकिन SO2 नहीं होता। लेकिन है कि सिर्फ स्मॉग रहता तो उसमें SO2 हो सकता है, लेकिन फोटोकेमिकल स्मॉग में ये नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ हैं मौजूद, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमारा आंसर ज़्यादा जो उपयुक्त लग रहा है यहाँ पर वो बी नंबर लग रहा है ना। वैसे इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं, आगे देखते हैं बोर्ड की तरफ से इसका क्या क्लैरिफिकेशन आता है। नेक्स्ट है कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया होती है जो कहाँ होती है। कैपेसिटेशन का मतलब होता है स्पर्म के हेड मॉर्फोलॉजी में जो चेंज होता है उसको हम लोग कैपेसिटेशन कहते हैं, और ये मादा के जनन मार्ग में होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, जब स्पर्म ओवा के पास पहुंच जाता है। नेक्स्ट है कॉपर टी का क्या कार्य है। तो कॉपर टी हम जानते हैं कि यह जो है बर्थ कंट्रोल में मदद करता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है तो ये मेनली क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को
रोकता है ना। यह स्पर्म्स की मोटिलिटी को घटा देता है, जिसके कारण ये फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। तो इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जननांग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा होता है? तो जननांग मस्सा जो होता है जनरली हर्पिस वायरस के द्वारा होता है ना। यहाँ पर दिया है हर्पिस वायरस, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फिर हमारा, डीएनए पुनर्योगस तकनीक उपयोग करता है, डीएनए यानी रिकम्बिनेशन में किस तकनीक का उपयोग होता है? तो इसमें अगर हम देखेंगे क्लोनिंग वेक्टर है, ये इसका भी यूज होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज और डीएनए लाइगेज का भी होता है, क्योंकि ये डीएनए को काटने में मदद करता है और ये डीएनए को जोड़ने में। जेल वैद्युत कण संचलन का, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। सभी की आवश्यकता यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सारे आंसर हो जाएंगे। क्लोनिंग वेक्टर भी होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज भी होता है, डीएनए लाइगेज भी होता है और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी, यानी ऑल ऑफ दिस होगा आंसर। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकतः अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो इसके लिए यहाँ पर जो होता है वो इंसुलिन का किया जाता है, जिसमें कि जिसको हम लोग कहते हैं हेमिलिन कहते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इंसुलिन हो जाएगा। अगला है, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंडों का क्लोनिंग करता है? तो ये प्लाज्मिड होता है, बाकी सारे जो है बड़े डीएनए खंड की क्लोनिंग करता है। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा प्लाज्मिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सिरा उत्पन्न करता है? तो ये को आर भी जो होता है ये ब्लंट एंड उत्पन्न करता है, क्योंकि ये बिल्कुल बीच से दोनों डीएनए को स्ट्रैंड को बिल्कुल बीच से कट करता है, इसलिए इसमें ब्लंट एंड पैदा होता है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन का तरीका नहीं है ना। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब होता है कि जीव को उसी के जगह पर सुरक्षित किया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा नहीं है? तो वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन में बाहर से जीवों को ला करके यहाँ संरक्षित किया जाता है, यानी ये इन सिटू नहीं है, ये एक्स सिटू का एग्जाम्पल है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बॉटनिकल गार्डन यानी कि वानस्पतिक उद्यान। तो ये सब नहीं होगा, ये सब के सब क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन का तरीका है। अगला क्वेश्चन है, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। तो एजोला का जो संबंध होता है ये होता है कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एनाबिना के साथ होता है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एजोला एक प्रकार का जो है फर्न होता है जो कि एनाबिना के साथ सहजीविता का संबंध बनाता है। अगला है, टेप्टल कोशिका दर्शाती है। टेप्टल कोशिका मेल प्लांट में पाई जाती है, वहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसका इनर मोस्ट लेयर होता है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो यहाँ पर जो होता है एंडोमाइटोसिस माइटोसिस होता है, ठीक है, जो कि एनाफेज स्टेज के बाद जो होता है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी कि एंडोमाइटोसिस होगा और बहुगुणिता होती है, पॉलीप्लॉइडी इसमें पाया जाता है ना। ये डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसमें कई केंद्रक होते हैं। अगला है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनता है? मेगा स्पोर बनता है ना, यानी कि गुरु बीजाणु बनेगा। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। एक मियोसिस होता है और 4 मेगा स्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाता है और एक बचता है। फिर है, मादा जंतु जिसमें कि मध चक्र होता है। मध चक्र यानी कि ये क्या हो जाता है, एक तरह से ऑयस्टरस साइकिल हो जाता है। तो ऑयस्टरस साइकिल किस में पाया जाता है? तो दो तरह का साइकिल होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एक एस्ट्रस साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है जनरली ह्यूमंस में पाए जाते हैं, मंकी में पाए जाते हैं, है ना। लेकिन एस्ट्रस साइकिल जो होता है यह सीजनेबल होता है, कभी कभी होता है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है और ये जनरली अदर एनिमल अदर मेमलिया मतलब जैसे कि कौ में होता है, यानी इसका आंसर डी नंबर होगा। अगला है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एक्रोसोम का निर्माण गॉल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से होता है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर मनुष्य में अपरा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो अपरा का निर्माण यानी प्लासेंटा का निर्माण जो होता है कोरियन और एलेंटॉइस के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो नर युग्मक में जब पॉलिन ट्यूब बनता है तो उसके सिरे पर ट्यूब न्यूक्लियस होता है और उसके पीछे जनरेटिव सेल होता है, यानी कि जनन कोशिका होती है। जब पॉलिन ट्यूब ओव्यूल के पास पहुंच जाता है तब यह ट्यूब न्यूक्लियस नष्ट हो जाती है और जनन कोशिका विभाजन करके 2 मेल गैमिट बनाती है, यानी इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर होगा, जनरेटिव सेल।
फिर पूछता है हुलॉक गिब्बन कहाँ पाया जाता है, तो एकमात्र इसके लिए है काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य, जो कि यह भी विलुप्त होने वाला है, इसकी भी प्रजाति बहुत कम बची हुई है, तो काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में इसको संरक्षित किया गया है। फिर है यहाँ पर एंटीलॉप सेर्विकापरा क्या है, तो ये वही काला हिरन की बात हो रही है, तो ये इंडेंजर्ड स्पेसीज है, इस पर के शिकार पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, ये संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में इसको रखा गया है। अगला है कि रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजाति कौन कौन सी होती है, तो इसमें सभी प्रकार के जीव होते हैं जो भी खतरे में मौजूद होते हैं, जैसे कि वल्नरेबल भी, थ्रेटेंड भी, इंडेंजर्ड भी, सब के सब यहाँ पर मौजूद रहते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। फिर कहता है विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व संरक्षण दिवस जो होता है ये वैसे 28 जुलाई को ये मनाया जाता है ना, लेकिन यहाँ पर किसी में भी 28 जुलाई नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर विश्व संरक्षण दिवस जो होना चाहिए तो ये तो 28 जुलाई ही होता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के नाम से, तो ये पर्यावरण का दिवस रहता, विश्व पर्यावरण दिवस अगर रहता तो ये 5 जून होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर्यावरण होना चाहिए तब ऐसा होता है, वरना इसका कोई भी राइट आंसर यहाँ पर नहीं है, पर्यावरण के हिसाब से यहाँ पर 5 जून होगा, ठीक है। लेकिन अगर विश्व संरक्षण दिवस की बात आएगी, विश्व चूंकि प्रकृति संरक्षण दिवस या संरक्षण जो भी का है ये 28 जुलाई होता है, यानी राइट आंसर इसका ये इसमें है ही नहीं कोई, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहता है रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये सेरोलॉजी कहते हैं इसको हम लोग। फिर कहता है कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो कुष्ठ रोग एक बैक्टीरिया के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है, तो यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम दिया गया है सी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। फिर अगला है निम्नांकित में कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है, एड्स और सिफिलिस, एड्स तो वायरस से होता है लेकिन सिफिलिस नहीं है, खसरा और रेबिच ये दोनों वायरस से होता है, यानी कि बी नंबर आंसर होगा, टेटनस नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, ये भी बैक्टीरिया से होता है, काली खांसी क्षय रोग, क्षय रोग भी बैक्टीरिया, बी नंबर इसका सही आंसर होगा, मीजल्स एंड रेबीज। फिर अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, तो ये वायु का प्रदूषक होता है जो कि जहरीला गैस होता है, इसको तमघोटू गैस भी कहते हैं, है ना। ये हमारे हेमोग्लोबिन के साथ जल्दी रिएक्शन करता है ऑक्सीजन की तुलना में। कहता है कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, जैव आवर्धन का मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है जनरली उसी के द्वारा जैव आवर्धन होता है, ये जो ट्रॉपिक लेवल होता है जैसे जैसे उच्चतम स्तर पर बढ़ता है वहाँ पर इसकी मात्रा क्रम से बढ़ती जाती है, तो डीडीटी के साथ भी होगा, पारा के साथ भी होगा, दोनों हो जाएगा, यानी कि सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर है रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या है, तो रेडियोधर्मी जो यानी रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट है जो कि रेडिएशन उत्पन्न करता है, इससे डीएनए में चेंजेज आता है और यह जीन उत्परिवर्तन का कारण हो सकता है, जीन म्यूटेशन इसके द्वारा होगा। अगला है हेरोइन क्या होता है, तो हेरोइन का अगर रासायनिक नाम देखें तो ये डाइएसिटाइल मॉर्फिन कहलाता है ना, ये डाइएसिटाइल मॉर्फिन है। नेक्स्ट है डीऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के जिन्हें क्या कहा जाता है, इसको पेंटोज कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है इसलिए इसको हम लोग पेंटोजेस कहते हैं, और ये एक मोनोसेक्राइड है। अगला है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, इसको हम लोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा देखते हैं। अगला है जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री पर रखा जाता है तब क्या होता है, तो ऐसे स्थिति में जो है डीएनए विकृत हो जाता है, यानी कि दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड था ये अलग अलग हो जाता है, यानी कि इसका विकुंडलन होता है, यानी कि अनक्वाइलिंग हो जाता है, यानी इसका जवाब क्या होगा, इट अनक्वाइल्स। अगला है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है, तो मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण त्वचा का रंग हो सकता है, मेलानिन पिगमेंट के कारण जो है ये मात्रात्मक लक्षण का निर्माण करता है, यानी कि स्किन कलर। अगला है एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, तो एक जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग कहते हैं एलील कहते हैं, यानी कि युग्म विकल्पी। ये क्वेश्चन है रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ये फिब्रोइन नामक प्रोटीन इसमें पाया जाता है, यानी ये इसका ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो इस तरह से टोटल 45 क्वेश्चन के आंसर है, उम्मीद करता हूँ आप इनका फ़ायदा उठाएंगे, आप इनको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।